ओके, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई समझाने वाली बात है। अच्छा, जो खास बात आप लोग के लिए, जो आप लोग को, तमाम लोगों को बात पता भी होगी, कि आप लोगों ने सुना होगा सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इज अ टाइप ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। तमाम लोगों ने ये बात पढ़ी होगी। अच्छा, अब आपके जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊं, तब आप लोग इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को भी देखिएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला मेरे पास ये रहा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आप देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, डेल्टा क्यू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है अगर आपका सिस्टम हीट को क्या करे, एब्सॉर्ब करे। तमाम लोगों ने ये बात पढ़ी होगी, सर डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है अगर हीट एब्सॉर्ब करे, डेल्टा क्यू नेगेटिव होता है अगर ये हीट क्या करे, अगर ये हीट आपके पास करे, रिलीज करे। इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू पॉजिटिव होता है अगर आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो, इंक्रीज हो, और यही डेल्टा यू नेगेटिव होता है अगर इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या हो, डिक्रीज हो। ये जो आप वर्क देख रहे हो, वर्क डन पॉजिटिव होता है अगर आप वर्क कैसे लिखो, अगर आप लिखो वर्क बाय द सिस्टम, यानी वर्क बाय द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा, और यही वर्क अगर ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क हो जाएगा आपके पास क्या, नेगेटिव। यानी वर्क बाय द सिस्टम हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑन द सिस्टम हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो तीन चीज आपको नजर आ रही थी, डेल्टा क्यू इंटरनल यानी डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन। तीनों चीजों के बारे में बताया, हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। अब ये सारी चीजें जो है ना, इस सिस्टम के लिए। अब एक छोटा सा सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, ओके, एक छोटी सी कंडीशन मैंने आप लोगों से पूछी, तमाम लोग इसका मुझे जवाब देना मैसेज करके। अगर सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करे, सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करे तो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? तमाम लोग मुझे जवाब दीजिएगा, इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, अब आप लोगों ने जवाब दिया, वो जवाब मैं आपको बताऊं कि क्या जवाब होना चाहिए था। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क तो पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था सर कि सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करे तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव। अब देखो, सिस्टम और सराउंडिंग क्या चीज होती थी, मैं आपको बताऊं। देखो, ये जो गैस सिलेंडर आपको नजर आ रहा है ना, ये गैस सिलेंडर देख रहे हो, ये सिस्टम कहलाएगा आपका। जो गैस सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, ये कहलाएगा आपका सिस्टम। और इसके अराउंड जो भी चीज आपको नजर आ रही है, बाहर की जो बाउंड्री है, ये सारी जो चीजें दिख रही है, ये इसकी सराउंडिंग कहलाएगी। यानी सिस्टम वो है जिसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन कंसिडर करते हो, और उसके अलावा जो जो भी चीज होती है वो कहलाती है उसकी सराउंडिंग। अब देखो, हीट एब्जॉर्ब किसने करी, उसने बोला भाई सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब करी। यानी हीट जो एब्जॉर्ब करी वो सराउंडिंग ने करी। इसका मतलब जो आपका सिस्टम है उसने हीट क्या करी, रिलीज करी। भाई सिस्टम रिलीज करेगा जब भी तो सराउंडिंग के पास जाएगी ना। तो उसने ये बोला भाई कि सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब करी। अब ये हीट एब्जॉर्ब जो है ना, हीट एब्जॉर्ब ये सिस्टम के लिए, इस बात का ख्याल रखना कि हीट एब्जॉर्ब सिस्टम के लिए पॉजिटिव है, जबकि हीट एब्जॉर्ब सराउंडिंग के लिए कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर इस तरह का सवाल आपके पास आ जाए तो आप जवाब लगाओ कि सर अगर आपकी सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करे तो जो आंसर होगा वो आंसर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की आप लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़ी होंगी। एप्लीकेशन में आप लोग डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली एप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी आइसोबैरिक प्रोसेस।
अब आप देखो ये आइसोबैरिक आपको नजर आ रहा है। अगर आप लफ्ज देखो, आइसो का मतलब यहाँ पे आपके पास सेम, बैरिक का मतलब आपके पास क्या है, प्रेशर। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आप हीट सप्लाई करो लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो उसको आप बोलते हो क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस। आप बोलेंगे चले सर सही, ये बात तो बड़ी आसान सी बात थी, आप आगे बताइए। जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने आइसोबैरिक की आपको बेसिक डेफिनेशन बताई, अब इसको अल्फाज की सूरत में लिखा था। प्रोसेस इन विच हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आप हीट तो सप्लाई करो लेकिन प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस प्रोसेस को आप बोलोगे कौन सा प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसकी इक्वेशन ये होती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। शायद आप लोग को याद हो बात, अगर नहीं याद तो मैं जल्दी से अपनी बात को रिकॉल करूँ। सर ये जो आपको नजर आ रहा है पी डेल्टा वी, ये असल में बराबर होता है किसके, डेल्टा डब्ल्यू के, यानी डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी के। और डेल्टा वी बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा सर, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये डेल्टा डब्ल्यू के दो फॉर्मूले हैं जो आप लोगों ने, तमाम लोगों ने पढ़े हुए, पी डेल्टा वी और पी यानी प्रेशर, एरिया और डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो सिंपल सी इक्वेशन हो गई आइसोबैरिक की। अच्छा, आइसोबैरिक का अगर ग्राफ बनाया जाए, ये जो ग्राफ आप बनाते हो ना, ग्राफ कहलाता है पीवी ग्राफ, यानी पीवी डायग्राम आप बनाते हो, पीवी ग्राफ भी बोलते हो, पीवी डायग्राम भी बोलते हो। अब आपने इसका ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को आप तमाम जरा गौर से देखो। प्रोसेस का जो नाम था, वो नाम था आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब है हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। अब आप इस ग्राफ को देखो, मैंने इस ग्राफ पे 4 पॉइंट लगाए। आप चारों पॉइंट पे देखो, हर पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू है, वो प्रेशर की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, वो ग्राफ, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ शो कर रहा है किसको, कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, अब जो एक खास बात है आप लोगों को पता होनी चाहिए, इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आ रहा है, यानी ये ग्राफ आप देख रहे हो, इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आएगा, मैं अगर इसका एरिया बना के दिखाऊं, ये ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आपके पास शो होगा, ये शो करता है किसको, वर्क डन को शो करता है। यानी एरिया अंडर द पीवी के, अगर मैं इसको स्टेटमेंट की सूरत में लिख के दिखाऊं, स्टेटमेंट की अगर मैं सूरत में लिख के दिखाऊं, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, एरिया अंडर द पीवी कर्व इज कॉल्ड वर्क डन। यानी एरिया अंडर द पीवी कर्व को कहा जाता है आपके पास क्या, वर्क डन कहा जाता है। अब आप सोचोगे सर इसको वर्क डन क्यों कहा जाता है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। आप लोगों ने एरिया का फॉर्मूला ही पढ़ा ना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब देखो ये जो रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, जो मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है ना, ये चार में पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ये 4 पॉइंट का रेक्टेंगल नजर आ रहा है। इसमें जो एक वैल्यू है वो प्रेशर को शो कर रहा है, एक डेल्टा वी को शो कर रहा है। ऐसी है ना, आप तमाम लोग देखो, ये वाली जो वैल्यू है ये प्रेशर को शो कर रहा है, और एक जो लाइन है वो शो करेगी इसको, वॉल्यूम को। यानी एक प्रेशर एक्सिस के पैरेलल आ रही है और एक वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो इसका मतलब एक प्रेशर को शो कर रहा है, एक वॉल्यूम को शो कर रहा है। अब इसको ऐसे लिखेंगे, अब ये देखो, लेंथ की जगह पे पी रख दिया, और डेल्टा वी की जगह पे क्या रख दिया, यानी ब्रेथ की जगह पे डेल्टा वी रख दिया। तो इसका मतलब ये एरिया बन गया, और पी डेल्टा वी तो बराबर होता है किसके, वर्क डन के। तो इसका मतलब एरिया अंडर द पीवी डायग्राम जो है वो शो कर रहा है किसको, वर्क डन को शो कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग तमाम लोग याद रखना, ये अक्सर पूछ ली जाती है। और इसका एमसीक्यू भी आपके पास आ सकता है कि आपको आपको कर्व दिया हुआ हो, उसका कर्व देखने के बाद आप एरिया अंडर द कर्व निकालो। जैसे एरिया अंडर द कर्व मैं आपको पुराने चैप्टर्स में निकालना सिखा के आया हूँ। एरिया अंडर द कर्व आपको चैप्टर नंबर 3 में भी मैंने सिखाया है आपको। तो अगर वो बात नहीं याद तो आप मेरे लेक्चर में से निकाल के सुन लेना, सारे लेक्चर में आपको रिकॉर्ड हुए प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको समझाया मैं एरिया कैसे निकाला जाता है। अच्छा, आइसोबैरिक के बाद जो अब अगला प्रोसेस है हमारे पास, अगला प्रोसेस हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब अगर आप प्रोसेस का नाम देखोगे तो बड़ा ही सिंपल सा, आप बोलेंगे सर ये तो सिंपल है, आइसो का मतलब यहाँ पे सेम है, कोरिक का मतलब यहाँ पे होता है वॉल्यूम। यानी हीट सप्लाई करो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप हीट तो सप्लाई करो लेकिन उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन ये है, आपने इक्वेशन पढ़ी ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो प्रोसेस आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम फिक्स है। यानी आपने पिस्टन बनाया और पिस्टन को यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब ये देखो, मैंने पिस्टन बनाया, पिस्टन को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी पिस्टन अब आपका मूव
नहीं कर सकता, पिस्टन मूव नहीं कर सकता, यानी पिस्टन जो है आपका वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब पिस्टन फिक्स हो गया तो इसका मतलब ये तो कोई वर्क डन करेगा ही नहीं, क्योंकि पिस्टन तो फिक्स है। अब जब वर्क डन नहीं करेगा तो इसका मतलब जो आपका वर्क डन है वो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा हमारे पास 0। इस चीज को जब आपने जीरो किया तो इक्वेशन बन गई मेरे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और ये इक्वेशन कहलाती है मेरे पास किसकी, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब अगर हम आइसोकोरिक का ग्राफ बनाए तो आइसोकोरिक का ग्राफ भी हम देख लेते हैं। पीवी डायग्राम मैंने बनाया आइसोकोरिक की, तो ये इस तरह का कर्व बनता है आइसोकोरिक का। देखो इस ग्राफ में अगर आप और से देखो तो हर पॉइंट पे जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है, यानी ये जो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, आइसोकोरिक को। अब मुझे बताओ एरिया अंडर पीवी डायग्राम शो करता है किसको, वर्क डन को। ये तमाम लोगों को बात पता है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम शो करता है वर्क डन को। मुझे बताओ इस कर्व के नीचे कोई एरिया आपको नजर आ रहा है, कर्व के अंडर कोई एरिया है, तो आप बोलेंगे सर कर्व के नीचे कोई अंडर एरिया तो है ही नहीं। भाई कर्व के नीचे अंडर एरिया जब होता जब वो कर्व ऐसे बना हुआ होता तो आप ऐसे एरिया बना देते, सही। अगर आपको चलो कर्व ऐसे नहीं था, कर्व इस तरीके से बना हुआ होता तो आप ये एरिया बना देते। अब देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, और लाइन के अंडर कभी भी एरिया नहीं बन सकता, यानी अब आप देखो कर्व आपको खुद बता रहा है कि इस कर्व के अंडर कोई भी एरिया नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये बारीक सी लाइन है ना, ये एरिया हो तो सकता है। तो बेटा एरिया के लिए दो डायमेंशन चाहिए होती है, एक लेंथ चाहिए होती है, एक ब्रेड चाहिए होती है। तो ये तो सिर्फ एक डायमेंशन है लेंथ, यानी एक किस्म की लाइन है, लाइन एरिया के बराबर थोड़ी होती है। तो इसका मतलब देखो कर्व भी आपकी बात को वेरीफाई कर रहा है कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम वर्क डन को शो करता है, और आइसोकोरिक का जो कर्व भी आपको बता रहा है कि भाई इस कर्व के मुताबिक जो वर्क डन है वो वर्क डन की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि इसके अंडर कोई भी एरिया आपके पास नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब ये लिखा हुआ आपके पास ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक बात मैंने आपको बताई। अब देखो जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो सारी की सारी इस्तेमाल हो रही है किसमें, इंटरनल एनर्जी में, यानी हीट सप्लाई करी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई किसमें, इंटरनल एनर्जी में। यानी इसमें लिखा हुआ सर मैक्सिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी पे चेंज होता है वो प्रोसेस कहलाता है मेरे पास आइसोकोरिक, क्योंकि जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो वो सारी की सारी इस्तेमाल हो रही है इंटरनल एनर्जी में। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सर वो प्रोसेस जिसमें वर्क डन 0 हो तो उस प्रोसेस का नाम है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी ये दो छोटे छोटे से की पॉइंट है, इसको जहन में रखना कि मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम चेंज इंटरनल एनर्जी होता है आइसोकोरिक में, और 0 वर्क डन होता है हमारे पास किसमें, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के बाद तीसरे प्रोसेस पे आगे बढ़ते हो, तीसरा प्रोसेस है हमारे पास आइसोथर्मल। देखो आइसोथर्मल खुद अल्फाज बता रहे हैं, आप बोलेंगे सर वही बात हो गई, आप प्रोसेस इन विच हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी हीट सप्लाई करो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा जी, आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन आ गई। अब इसकी जो इक्वेशन है इक्वेशन देखिएगा। अब देखो आइसो आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर सेम है, यानी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, और टेम्परेचर जो चेंज होता है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से चेंज होता है। अब क्योंकि टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या है आपके पास, 0 है। तो अब आप देखो जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो वो सारी की सारी इस्तेमाल हो रही है किसमें, वर्क डन में इस्तेमाल हो रही है। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका जो ग्राफ है ग्राफ बनता है हाइपरबोला बनता है ग्राफ, क्योंकि आइसोबैरिक होता तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती, आइसोकोरिक होता तो वर्टिकल लाइन बन जाती, लेकिन ये अब क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये आपके पास जो ग्राफ बनता है ये बनता है आपके पास क्या, हाइपरबोला बनता है। अच्छा इसका भी देखो आप एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, ये एरिया जो ऑक्युपाई कर रहा है ये इसका एरिया अंडर द कर्व है जो किसको शो कर रहा है, वर्क डन को शो कर रहा है। अच्छा आइसोथर्मल का जो ग्राफ होता है ना, इस ग्राफ का खास नाम है जो मैं आपको बताऊं। आइसोथर्मल के ग्राफ का नाम है मेरे आइसोथर्मल के ग्राफ का नाम है मेरे पास आइसोथर्म, इसको आप आइसोथर्म बोलते हो। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बैक करूं, मैं आपको पीछे की बात बताऊं, ये बात शायद बताना भूल गया आपको। आइसोकोरिक का जो ग्राफ है उसको आप बोलते हो आइसोकॉर, या आइसोकॉर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पीछे जाऊं इससे पीछे वाले ग्राफ पे, आइसोबैरिक का जो ग्राफ है ये कहलाएगा मेरे पास क्या, आइसोबार कहलाएगा। तो आइसोथर्मल का जो ग्राफ है वो कहलाएगा आपके पास क्या, आइसोथर्म।
अच्छा जी, अब तो देखो जो भी हीट सप्लाई करो वो सारी की सारी क्योंकि वर्क डन में इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब जो वर्क डन है वो मैक्सिमम वर्क डन है। तो आप इस वजह से इस प्रोसेस को ये भी बोलते हो कि भाई वो कौन सा प्रोसेस जिसमें मैक्सिमम वर्क डन होता है, तो उस प्रोसेस का नाम है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। और कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा। आप सेकंड पॉइंट पे बोलो क्या लिखा हुआ है, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी वो प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो जीरो हो, तो वो कहलाता है आपके पास कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो तीन हो गए आपके पास, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। इसके बाद आप लोग के पास फोर्थ नंबर पे प्रोसेस है, वो है आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस। तो तमाम लोगों ने सुना होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। सर वो प्रोसेस जिसमें ना हीट एंटर हो ना हीट लीव करे, यानी ना ही हीट आए ना ही हीट जाए, उस प्रोसेस को आप बोलते हो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई, अ प्रोसेस इन विद नो हीट सप्लाइड, यानी अ प्रोसेस विद नो हीट एंटर्स और लीव फ्रॉम द सिस्टम, यानी वो प्रोसेस जिसमें ना हीट एंटर हो ना ही लीव करे सिस्टम से, उस प्रोसेस को आप बोलते हो एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या बनेगी, सर इक्वेशन आपको बना के दिखाऊं, ये देखो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो हीट ना एंटर हो रही है ना लीव कर रही है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर डेल्टा डब्ल्यू वहां चले जाएगा तो ये डेल्टा यू यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। तो माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या, डेल्टा डब्ल्यू। तो ये इक्वेशन बनेगी। अगर मैं इस इक्वेशन को लिख के भी आपको दिखाऊं, तो हम लोग देखिएगा इसको जरा, ये देखिए इक्वेशन आ जाएगी, माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, अब देखो वर्क के साथ जो है ना नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये जो वर्क है ये वर्क कह रहा था आपके पास कैसा, ऑन द सिस्टम, यानी वर्क के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या लाएगा आपके पास, क्या, ऑन द सिस्टम। और डेल्टा यू के साथ पॉजिटिव साइन है क्योंकि कुछ नहीं होता तो पॉजिटिव है, और इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब देखो आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म बन गई। अगर आपसे कोई बोले ना एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आपके पास वर्क होगा ऑन द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो आप उसको जवाब दे सकते हो कि सर सुनिए आपने हमें सिखाया कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वर्क हो ऑन द सिस्टम, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और सिमिलरली, अच्छा इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो। सही। अब आप देखो ये क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा डेल डब्ल्यू वर्क हो गया अब आपके पास कैसा, पॉजिटिव, यानी वर्क हो गया आपके पास क्या, बाय द सिस्टम, यानी वर्क अगर आपके पास हो बाय द सिस्टम, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट के तौर पर तमाम लोग याद जरूर रखना कि सर अगर वर्क हो ऑन द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, और अगर वर्क हो हमारे पास बाय द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और आमतौर पे ऑन द सिस्टम को, और यानी वर्क जो है ऑन द सिस्टम जो आपको नजर आ रहा है, इसको आमतौर पे आप कंप्रेशन भी बोलते हो, इसको आप बोलते हो कंप्रेशन, और इसको आप बोलते हो एक्सपेंशन। तब पेपर में सवाल क्या देता है अक्सर, एनएलटी की टेस्ट में इस तरह का एमसीक्यू आ जाता है कि एमसीक्यू सुनना तमाम लोग कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। चलो एक काम करो, तमाम लोग मुझे जवाब दो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तमाम लोग मुझे मैसेज करके बताइए। ओके जी, तो मेजोरिटी लोगों ने, जी हाँ एक्सटेंशन का मैंने पूछा था, मेजोरिटी लोगों ने मुझे जवाब दिया। अच्छा कुछ लोगों ने सवाल रिपीट करने को बोला, सवाल रिपीट कर देते हैं। मैंने आपसे बोला सवाल आपसे ये बोलेगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर
एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये आपसे मैंने सवाल पूछा। तो अब आप देखो एक्सपेंशन हो रही है, तो अब आप देखो मैंने आपको ये अल्फाज बता दिए। बायो सिस्टम का मतलब होता है एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी इस सूरत में आपके पास जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? डिक्रीज का हो जाएगा। ये स्लाइस में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको आप तमाम लोग याद कर लेना पॉइंट को। अच्छा, अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, पीवी डायग्राम, तो पीवी डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊं। अब आप देखो यहाँ पे आपको दो कर्व नजर आ रहे हैं। दो कर्व नजर आ रहे हैं। ये जो कर्व है, ये कर्व है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस का, और ऊपर वाला जो कर्व आप देख रहे हो ये है प्रोसेस कर्व आपके पास किसका? एडियाबैटिक का। आप बोलेंगे सर दोनों में फर्क क्या है? तो एडियाबैटिक का कर्व देखोगे ना, वो ज्यादा स्टीपर है। एडियाबैटिक का जो कर्व आपको दिख रहा है वो ज्यादा आपको कैसा नजर आ रहा है? स्टीपर नजर आ रहा है। मतलब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में आपके पास ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस का अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा स्टीपर नजर आएगा। स्टीपर का मतलब अगर आप देखो तो उसके अंदर जो चेंज है वो चेंज ज्यादा हो रहा है। यानी डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसमें चेंज आपके पास जो स्लोप करके अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप इस कर्व को देखोगे तो एडियाबैटिक कर्व का जो कर्व है आपको ज्यादा स्टीपर नजर आ रहा है, यानी ऊपर की तरफ आपको जो नजर आ रहा है। तो अब ये सवाल होगा सर आपके पास कोई इसका जवाब है कि ऐसा कर्व इसका क्यों बनता है? तो एडियाबैटिक की जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आपको अभी पढ़ाई नहीं गई, मैं आपको बता जरूर देता हूँ। ये अगर आप लोग आगे आपका एडमिशन होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर, और आप लोग अगर इंजीनियरिंग करते हो तो आपको वहाँ पे ये इक्वेशन पढ़ाई जाएगी। इक्वेशन मैं आपको बताऊं, एडियाबैटिक की जो इक्वेशन है वो ये पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन बनती है एडियाबैटिक के लिए। और एडियाबैटिक की जो यहाँ पे गामा की वैल्यू आपको नजर आ रही है, जो गामा आप देख रहे हो, इस गामा की वैल्यू होती है हमारे पास, अगर मैं इस गामा की वैल्यू आपको बताऊं तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इस गामा की वैल्यू होती है 1.4। अब जब आप इस कर्व को प्लॉट करते हो ना, तो कर्व की जो इक्वेशन है उसको जब प्लॉट करोगे तो वो इस किस्म का कर्व बनेगा। और यही वैल्यू 1 होती है आइसोथर्मल के लिए, यानी पीवी पावर गामा आइसोथर्मल के लिए 1 होती है, तो उसका कर्व जो है थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। जबकि एडियाबैटिक में जो इक्वेशन होती है वो होती है पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हो सकता है ये इस तरह का एमसीक्यू हमारी जो बुक मौजूद है उस बुक के अंदर भी आपको इस तरह का एमसीक्यू मिल जाए। अच्छा, अब इसके भी एक दो की पॉइंट मैंने लिखे हुए कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट चेंज नहीं होता, तो मैंने इसके पॉइंट बना के लिख दिया कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट चेंज नहीं होता। और आगे आपसे बोल रहा है कि भाई डेल्टा क्यू, यानी जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये चार तरह के प्रोसेसेस थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। बात को अब अपनी आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आप तमाम लोगों ने नाम सुना होगा हीट कैपेसिटी का। तो हीट कैपेसिटी को जल्दी से देखते हैं। हीट कैपेसिटी क्या है? डेफिनेशन मैंने लिखी, रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी भी सब्सटेंस का, यानी रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी टेम्परेचर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो हीट कहलाती है आपके पास हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला ये रहा, मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उस हीट को आप बोलते हो क्या? हीट कैपेसिटी। अब देखो ये लिखा हुआ आपके पास। अच्छा, मैं अब आपसे पूछूंगा सर इसका यूनिट क्या बनेगा, मुझे यूनिट बताइए। तो देखो यूनिट निकालना बड़ा ही आसान सी बात है, इसकी आप तमाम लोगों को पता होगा। सर ये हीट नजर आ रहा है, हीट का यूनिट होता है जूल। नीचे नजर आ रहा है टी यानी टेम्परेचर, तो इसका यूनिट बन जाएगा आपके पास क्या? जूल पर केल्विन। तो इसका यूनिट आप ये भी लिख सकते हो, जूल पर केल्विन। और क्योंकि नीचे डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप चाहे जूल पर केल्विन लिखो या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, एक ही बात होगी। अच्छा, हीट कैपेसिटी के बाद आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा स्पेसिफिक हीट। आप सोच रहे होंगे सर ये एक ही चीज तो होते हैं, इनमें फर्क क्या है? तो मैं फर्क आपको बताऊं, दोनों में फर्क क्या है तमाम लोग इसका फर्क देखिएगा। एक है आपके पास हीट कैपेसिटी, एक है आपके पास स्पेसिफिक हीट। अब सवाल ये सर इन दोनों में इफेक्ट फर्क है क्या? तो स्पेसिफिक हीट कहलाती है रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर दूं, रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 1 किलोग्राम या 1 ग्राम,
आप अगर मास को इंटर कर दो इस पार्ट में कि सर किसी भी सब्सटेंस का नहीं बल्कि यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो हीट कहलाती है आपके पास स्पेसिफिक हीट। अब मैं इसका फॉर्मूला देखूं ना तो आप देखो फॉर्मूले में जिस चीज का इजाफा वो क्या है आपके पास मास है, यानी इस पर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बन गया सर C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन M डेल्टा T। ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट, यानी अगर वो किसी भी सब्सटेंस का हो तो कहलाएगा आपके पास हीट कैपेसिटी, और अगर यूनिट मास का हो तो कहलाएगा आपके पास क्या स्पेसिफिक हीट। अब मैं आपसे अगर इसका यूनिट पूछूं यूनिट क्या बनेगा तो आप मुझे जरा जवाब दीजिएगा। आपसे पूछ पूछ के इसका यूनिट लिख के देखते हैं कि सर इसका यूनिट क्या बनना चाहिए। देखो ऊपर है आपके पास हीट यानी जूल, नीचे है मास तो मास की जगह पे आ जाएगा केजी, और टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगा केल्विन, यानी इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा जूल पर किलोग्राम केल्विन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा स्पेसिफिक हीट के बाद जो तीसरे नंबर पर लिखा है वो लिखा हुआ है मोलर स्पेसिफिक हीट, और मोलर स्पेसिफिक हीट होता है कि रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल, यानी अब तीसरी चीज आ गई या तो किसी भी सब्सटेंस का हो या यूनिट मास का हो, और अगर वो यूनिट मोल की बात करें तो ये कहलाता है आपके पास क्या मोलर स्पेसिफिक हीट। अच्छा इस वाले केस में अब आप बोलेंगे सर आप मास नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अब मैं अगर आपसे इसका यूनिट पूछूं क्या होगा तो आप बोलेंगे सर देखिए ऊपर हो जाएगा जूल, नीचे एन है तो हो जाएगा आपके पास कौन मोल हो जाएगा, और डेल्टा टी है तो क्या हो जाएगा केल्विन हो जाएगा, तो यूनिट बन जाएगा सर इसका जूल पर मोल केल्विन, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जूल पर, और करके अगर आप लिखोगे जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। तो तीनों चीजों में आप जरा फर्क याद रखना है, हीट कैपेसिटी में, स्पेसिफिक हीट में और मोल स्पेसिफिक हीट में। इन तीनों चीजों को देखने के बाद अब हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट की आप लोगों ने दो तरह की टाइप्स पढ़ी होंगी, दोनों टाइप में आप लोगों को बताऊं मोलर स्पेसिफिक हीट की जो आप लोगों ने टाइप्स पढ़ी हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट की आप लोगों ने एक टाइप पढ़ी होगी ओके। मोलर स्पेसिफिक हीट की आप तमाम लोग देखोगे तो आपको दो तरह की टाइप नजर आ रही हैं, एक कहलाती है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक कहलाती है आपके पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तमाम लोगों ने ये बात पढ़ी होगी लाजमी। अच्छा कांस्टेंट प्रेशर वाली बात जो है वो कहलाती है आपके पास सीपी, और कांस्टेंट वैल्यू वाली कांस्टेंट वॉल्यूम वाली जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है इसका बोलते हो क्या सीबी। तमाम लोगों ने ये बात भी पढ़ी होगी सर दो चीजें होती है, एक होता है हमारे पास सीपी और एक होता है हमारे पास सीबी। अच्छा इसमें आपने जो एक रिलेशन पढ़ा होगा वो रिलेशन भी मैं आपको बताऊं, तमाम लोगों ने पढ़ा होगा सर सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीबी, यानी सीपी हमेशा बड़ा होता है कि सीपी से, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आप लोगों ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, अगर मैं फॉर्मूला भी आपको बताऊं फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा सर सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, तमाम लोगों ने फॉर्मूला भी सुना होगा।